नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के मधेपुरा जिला में मौजूद हूँ। ये मधेपुरा जिला के भेलवा गांव पड़ता है, जहां पे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी का ये पैतृक गांव है। और आज उनके पैतृक गांव में हम मौजूद है और उन्हीं के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव जी आज हमसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं इस बार राजनीति में क्या होने वाला। सर, एक सबसे पहले तो आपका मेरा चैनल पर स्वागत है जी, धन्यवाद। अरे सर, आप जैसे बीजेपी में हैं और आपके छोटा भाई राजद में है, तो आप दोनों के बीच में कैसा संबंध है? जो संबंध भाई के बीच रहता वैसा संबंध है हमारे दोनों भाई के बीच। क्या कभी आप दोनों पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, इसके बावजूद भी हमारे संबंध अच्छे हैं जो भाई का होना चाहिए। एक केवल पॉलिटिकली हम लोग साथ नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस मेरा भाई से है। कभी आप दोनों में पार्टी लेके तीखा बोलचाल नहीं होता है क्या? नहीं, आप बीजेपी के हैं, वो राजद के हैं। उससे क्या है, तो सब होता है। मियाँ बीवी अलग है। आपको अभी हमारे फाइनेंस मंत्री है निर्मला जी, वो बीजेपी में है, उनके हस्बैंड कांग्रेस में है प्रभाकर जी। आचार्य कृपलानी बहुत पहले थे, सोशलिस्ट थे वो, और उनकी पत्नी कांग्रेस में थी। आपको माधवराव सिंधिया जी, वो कांग्रेस में थे, उनकी माँ बीजेपी में थे, माँ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते थे। तो कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ पप्पू यादव जाप में है, उसकी बीवी कांग्रेस में है। अरे सर, आपको ऐसा बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो आप राजद में नहीं जाके बीजेपी में चले गए? मुझे ये अच्छा लगा, बीजेपी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, देशभक्त पार्टी है, देश के लिए सोचती है, और ये शुरू से ही उनकी पॉलिसी है। खास करके मोदी जी तो बहुत ही देशभक्त हैं, बड़े सोशलिस्ट हैं। अच्छा सर, आप कितने दिन से बीजेपी के साथ हैं? मैं वैसे बहुत पहले से बीजेपी के साथ हूँ। ऑफिशियली मैं नहीं था, पिछले बार भी मैंने बीजेपी के साथ होने के चलते यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और शरद जी को रिकॉर्ड वोट से हराने का मैंने प्रयास किया और काम किया। तो आप इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं? न, हम नहीं लड़े हैं इलेक्शन। मैं ये कहा है आपको कि 2019 के इलेक्शन में मैं शरद जी के खिलाफ काम किया, प्रचार किया एनडीए कैंडिडेट के लिए। परिणाम स्वरूप शरद जी रिकॉर्ड वोट से यहाँ से हारे। सर, बिहार में जो राजनीतिक देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है 9 बार पलटी मार चुके हैं, कभी बीजेपी के साथ कभी राजद के साथ। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर हम क्या कहेंगे, ये तो आप नीतीश जी से पूछिए कि क्यों पलटी मारते हैं, क्या कारण है। अच्छा, इससे क्या बिहार के जो जनता है उसको क्षति नहीं पहुंच रहा है? अब वो हम कैसे कहें, जनता हो तो जनता से, आप इंडिविजुअल जनता से बात कीजिए, वो बताएंगे क्या क्षति होगा कि क्या होगा। अच्छा, आखिर नीतीश जी का क्या मजबूरी रहा होगा कि राजद से वो आके फिर बीजेपी में आए? पहले बीजेपी से राजद में आए, फिर राजद से छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो वो हम कैसे कह सकते हैं, वो तो नीतीश जी बोलेंगे ना आपको कि वो क्यों आए, क्यों वो बीजेपी को छोड़ के राजद में गए, राजद को छोड़ के बीजेपी में आए, फिर बीजेपी छोड़ के वो राजद में गए, फिर बीजेपी में आए, तो वही आपको बताएंगे। अच्छा, इससे क्या बिहार का विकास में बाधा नहीं पड़ेगा? विकास में बाधा बीजेपी में दिखा दिया है कि जो रुके हुए था आरक्षण पे ओबीसी के लोग ठगे जा रहे थे। 27 पर पहले जो आरक्षण यहाँ शुरू हुआ 1990 में, उसमें ये था कि जो ओबीसी 27% के अंदर ही रहेगा, और नतीजा ये होता था कभी कभी जनरल लड़का बीजेपी में बहुत कम का मार्क्स होता था, डिफरेंस होता था, अंतर क्वालिफाई करने में। कभी कभी ओबीसी का ही ज़्यादा मार्क्स चला जाता था, कभी कभी बराबर रहता था। इसके अलावा जो मंडल कमीशन का प्रोविज़न है कि 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाए, वो सुविधा ओबीसी को नहीं मिलती थी। इन दोनों काम को 2005 में जो एनडीए की सरकार आई है, तो बीजेपी ने इस काम को करवाया कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजेंटल, इस पर जोर देके, और ये अब करवाया इन्होंने
कि जो लड़का को ज़्यादा नंबर है वो जनरल में जा सकता है और केवल 27 में ही नहीं बंधे रहेगा। इसके अलावा 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया ओबीसी को, जो कि हमारे बहुत लोग उससे लाभ उठाए हैं। हमारे बगल में भी है, उससे मुस्लिम लोग भी है, यादव लोग भी है, बहुत लोग उसमें है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर 2024 में बीजेपी सरकार में आ पाएगी? निस्संदेह, कोई शक ही नहीं है। अगर किसी को गलत फहमी है तो दिमाग साफ कर ले। 2024 में निस्संदेह मोदी जी बहुत रिकॉर्ड तोड़ के बहुत भारी बहुमत से, हम लोगों का ये प्रयास है कि 84 में जो इंदिरा जी के मरने के बाद कांग्रेस की स्थिति हुई थी उतना वोट से हम लोग जीते, उतना अच्छा, सीट। क्या 2024 में आप बीजेपी तरफ से क्या इलेक्शन में देखने को मिल सकता है आपका चेहरा? क्या मैं समझा ना आप क्या? 2024 का जो इलेक्शन है, क्या उसमें आप चुनाव बीजेपी तरफ से लड़ रहे हैं? मैं प्रयास में हूँ, मैं प्रयास में हूँ, लड़ना चाहता हूँ। बाकी ये तो पार्टी पर निर्भर करती है कि हमको लड़ाती है या नहीं लड़ाती है। हम तो सब रोज तैयार रहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आपका पार्टी का जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी, कभी आपकी बात हुई है क्या कभी टिकट के बारे में? नहीं, बातचीत तो इससे होती रहती है, इसमें क्या बात है। कोई भी जो आदमी प्रयास करेगा टिकट के लिए तो बातचीत करेगा, वो प्रयास अपना आपको करेगा। बीजेपी तरफ से कोई आश्वासन मिला है क्या टिकट के बारे में? अभी ऐसा कोई बात नहीं है। अभी कोई बात आता है, वो यादव का बेल्ट है। अधिकतर यहाँ पे देखा जाता है यादव वोटर अधिक है मधेपुरा में। तो उस बीच में आपको लगता है क्या बीजेपी आप बाजी मार पाएगी मधेपुरा से? अरे भाई, तो बाजी नहीं मारी तो पिछले बार कैसे मारी? ज़्यादा वोट है तो ज़्यादा वोट यही है कि किसी खास आदमी का है। यहाँ से लालू जी भी इलेक्शन हारे हैं, इसी जगह से जहाँ यादव की बात करते हैं, यादव है ज़्यादा, यहाँ लगभग 6 लाख यादव है। कोई गलत कहता है कि कम है, उससे 6 लाख यादव है। तो यहाँ से लालू जी इलेक्शन हारे हैं ना, यहाँ से राजद के कैंडिडेट को मात्र 2.25 लाख वोट आया है। और लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड वोट से हारे हैं राजद के कैंडिडेट, लालटेन के कैंडिडेट और बड़े नेता, जिसको लोग नेशनल लीडर कहते हैं। हालांकि नेशनल लीडर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन सेंट्रल लीडर तो थे वो रिकॉर्ड वोट से हारे हैं। तो ये कौन कह दिया यादव का घर है तो यादव का मतलब केवल लालू जी होता है? बिहार में अधिकतर देखा गया है इलेक्शन में जो है जाति वोट होता है जो, और यहाँ के बिहार के जो यादव हैं वो अधिकतर लालू यादव के सपोर्ट है। ये कौन कह दिया आपको कि यादव लोग लालू जी के सपोर्टर हैं? अगर लालू जी के सपोर्टर रहते, मधेपुरा यादवों का, आप खुदे बोल रहे हो कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, तो यहाँ से लालू जी हारे हैं ना एमपी का इलेक्शन, उनका कैंडिडेट हारे हैं ना, बड़े नेता पिछले बार रिकॉर्ड वोट से हारे हैं, लगभग 3,27,000 वोट से। उसके बाद एक बार लालटेन के कैंडिडेट को, रविंदर चरण जी को मात्र 2.25 लाख वोट हुआ है। तो कैसे है कि यादव लालू जी के साथ है? अच्छा सर, अभी जो है आप क्षेत्र में देखा जा रहा है, आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि क्षेत्र में जाने के बाद आपको पब्लिक का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? भाई, पब्लिक हमको बहुत प्यार करती है। सब कास्ट यादव लोग भी खुल के मेरे साथ है, मुस्लिम भी मेरे साथ है। मुस्लिम भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10% मुस्लिम हमको सपोर्ट करेगा, काफ़ी प्यार करता है, प्यार मोहब्बत देता है। 10% कम से कम हमको मुस्लिम का वोट मिलेगा। यादव का वोट हमको कम से कम 50-60% मिलेगा, कम से आपको कम। क्षेत्र में जो है, यहाँ क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, आपको यहाँ जनता का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है? तो मैं तो कहा ना, हमको बहुत प्यार मिल रहा है। जनता बहुत हमको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छा मौका है। उस रोज वहाँ बाजार में हल्ला करना शुरू कर दिया राजद के लोग कि इस बार महागठबंधन को भेंट हुआ है शेर से, यही कर्पूरी जी के यहाँ बीच बाजार में। और वो किया है जो राजद का जिला प्रचारक है, वो कहा कि इस बार महागठबंधन को भेंट हुआ है शेर से, सबको दुरुस्त कर देंगे रामचंद्र यादव। सर, आप इससे पहले जो है प्रोफेसर थे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। आप कितना दिन प्रोफेसर रह चुके हैं? हम बहुत दिन रहे हैं, 84 से लेके क्या कहते हैं, लगभग हम
40 साल लगभग रहे हैं। 40 साल आप प्रोफेसर में रहे, फिर आपको ये राजनीति में आने का ख्याल कहाँ से आया? मैं राजनीति में शुरू से था। मैं स्टूडेंट लीडर था यहाँ पर टीपी कॉलेज में। मैं इलेक्शन जीता हूँ। मैं पब्लिक कंटेक्ट में था। मैंने भाई को विधायक बनाया। मैंने किसान आंदोलन किया यहाँ 2000 में। मैं पहली बार यहाँ जो है, देखिए, कहीं धान फसलों की खरीद बिक्री नहीं होती थी 4 स्टेट के अलावा। आंध्रा, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल। मैंने 2000 में जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा लिए थे, तो यहाँ अनाज का भाव बहुत कोलैप्स किया था। ये स्थिति बनी थी कि जानवर नहीं खाते थे, मकई सड़ जाता था। यहाँ बगल में है घोरैया। घोरैया हम लोग उसको बोलते हैं, जो घोड़ा पर धान चावल खरीदता है। घोरैया थोड़ा कम्युनिकेशन खराब था, वहाँ घोरैया नहीं जाता था। जैसे बगल में गाँव है गोरियारी, वहाँ घोरैया नहीं जाते थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी। वहाँ मैंने 2000 में आंदोलन करके यहाँ FCF खुलवाया और धान की खरीद बिक्री हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ धान की खरीद बिक्री हुई, गेहूं की भी हुई। और एग्रीकल्चर मंत्री थे उस समय वाजपेयी साहब के समय, चौधरी अजीत सिंह जी। वहाँ बिक्री नहीं हुई, बैनर लगा के लोग चला जाता था। यहाँ मैंने लड़ाई लड़ा। मैं 6 रोज़ लगातार फास्ट एंड टू डेथ पे था मैं, और हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं रोड पे गिर गया था, लैट्रिन उटरिन सब कुछ हो गया था, लेकिन मुझे सफलता मिली। हमारे यहाँ गेहूँ भी बिक्री हुई, धान की भी बिक्री हुई। मतलब आपका कहने का मतलब आप शुरू से विद्यार्थी परिषद के नेता रहे। आपका मतलब शुरू से ही आपको पॉलिटिक्स में रुचि रहा? मैं शुरू से था। मैं स्टूडेंट लीडर था यहाँ पर। मैंने इलेक्शन जीता है। मैंने कम्युनिस्टों से लड़ा है और मैंने यहाँ कम्युनिस्ट को भगाया है यहाँ से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्युनिस्ट को भगाया हूँ, JNU से भगाया हूँ, समझे ना। अजी सर, एक चीज़ बताइए, जैसे नीतीश जी पहले राजद के साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ गए। क्या लगता है, अब बीजेपी के साथ आए हैं तब बिहार में विकास होगा, या राजद के साथ थे तब बिहार का विकास? भाई, बीजेपी का नाम ही है विकास। कोई भी रहेगा उसको विकास करना पड़ेगा। जैसे OBC के लिए नीतीश जी को आरक्षण ठीक करना पड़ा, 2005 में एज रिलैक्सेशन देना पड़ा। बीजेपी के साथ वही टिकेगा जो विकास करेगा। आपको क्या लगता है, नीतीश जी जो बीजेपी के साथ आए हैं तो अब बिहार का जो है तरक्की होगा? बिहार का तरक्की होगा अब? तो बीजेपी तरक्की करता, कहाँ तरक्की नहीं हो रहा है बीजेपी की सरकार? राजद सरकार में क्या तरक्की नहीं हो रही थी बिहार क्या? में? राजद के जब सरकार थी तो उस समय बिहार में तरक्की नहीं हो रही थी? अरे भाई, क्या तरक्की हुई थी? आरक्षण पे ठगा है लोग, आरक्षण पे ठगा है लोग, झूठ बोलता है। बाबा साहब की बात करता है। बाबा साहब क्या कहता है मालूम है आपको? कोई जानता है बाबा साहब को? इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है। बाबा साहब के पॉलिसी को आप पढ़िए, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, उसका हिंदी वर्जन भी है, भारत का विभाजन। बाबा साहब के पॉलिसी को जोगी आदित्यनाथ जी ढंग से अनुकरण कर रहे हैं। तो क्या क्या विकास हुआ? आरक्षण पे ये हुआ। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं 10% जो है आरक्षण जो मोदी जी दिए हैं, उसमें 15% लोग हैं। 15% लोग नहीं है उसमें लगभग 35% लोग हैं। उसमें मुस्लिम भी है, शिया, सब मुस्लिम है। शिया का पॉपुलेशन यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम 15% होगा, समझे ना। वो भी आरक्षण में है। ये वो सब सैयद होता है। सुन्नी में भी सैयद शेख मुगले पठान, जिसकी संख्या पूरे बिहार में भी पूरे मुस्लिम में लगभग 20-25% होगी। वो भी आरक्षण के इसमें लाभ उठाएंगे। लेकिन बिहार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री, वो उनका कहना है कि बिहार में जब हमारी सरकार थी तो हम सबसे अधिक टीचर का बहाली किए हैं, नौकरी दिए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे किए, अब नौकरी दिए तो सबके सामने है, क्या कौन दिया, क्या किया, उसमें क्या है? नौकरी आज से मिली है क्या बिहार में? नौकरी आज से मिल रही है? बताइए, ये नई चीज है क्या? लेकिन बोल रहे हैं सबसे इतना लोग कैसे नौकरी कर रहा है, बताइए।
उनका कहना है कि जो है इतिहास रचे हैं, इतना नौकरी एक साथ कभी भी कहीं इतिहास नहीं रहे। आरक्षण के साथ इन लोगों ने ठगा है। एक मोदी जी ही ऐसे हैं जो कि आरक्षण को ठीक किया है, जो काम किए हैं कोई सोच भी नहीं सकता जो मोदी जी किया है। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल है कि बीजेपी जो है आरएसएस पार्टी है, वो उसमें सिर्फ हिंदू का ही हित का बात होता है, मुस्लिम के हित का बात नहीं होता। इस पे क्या तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, जो मोदी जी का स्कीम है तो उसमें क्या मुस्लिम लाभदायक नहीं है? क्या मुस्लिम को लाभ नहीं मिलता है? लाभ मिलता है। तो आप काहे ऐसे बात कोई गलत कहता है? आरक्षण जो स्पेशली दिए हैं वो सैयद, शेख, मुगले, पठान को कभी आरक्षण था पहले? नहीं था। है? सिया को आरक्षण था? सिया सारे सैयद हैं। सैयद का मतलब होता है कि जिसका डायरेक्ट पैगंबर साहब से रिलेशन हो, समझे ना? तो सैयद सुन्नी में भी है, शिया में भी है। तो क्या इन लोगों को डिवाइड कर दिया गया है? क्या आरक्षण का फायदा नहीं है 10% का? क्या 87% जो है ओबीसी के लिए, मुस्लिम में जो ओबीसी है, क्या उसको वंचित किया गया है क्या? तो कैसे आप कहिएगा कि इसमें किसी खास कम्युनिटी का ध्यान रखा जाता है? वो यूपी में ही आप सुनिए, यूपी में ही जो घर बना है उसमें 70% मुस्लिम का घर बना है। सर, जैसे यूपी में आप बात किए, यूपी में जो है अयोध्या में राम मंदिर बना है, लोगों का कहना है वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाता, लेकिन ये राम मंदिर बनाने से बीजेपी जो है। एक चीज आप बताइए, क्या मोदी जी कम हॉस्पिटल बनाए हैं क्या? 16 एम्स बनाए हैं मोदी जी। पहले था एम्स क्या? तो क्या ये राजनीतिक नहीं चमकाया जाए? कुछ लोगों का कहना ये हॉस्पिटल नहीं, ये राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन चीज? कैसे? कैसा? राम मंदिर बनाए हैं। अरे भाई, तो हॉस्पिटल कौन उतना बनाया है? 16 एम्स बनाया है, वो किसकी हिम्मत है? कौन अभी तक बनाया है? अब किसी के समय बता दीजिए तो एक प्राइम मिनिस्टर के समय 3 भी एम्स बना है। 16 एम्स मोदी जी बनाए हैं, इतना सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले हैं जी। तो कहने से थोड़े कुछ हो जाता है। अभी मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र जी थे। आप लोग इनकी बयान को सुने, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।